Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 5 जो कि इम्पॉर्टेंट है एम्स के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। आज मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ, अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को करवाना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज जो है वो एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट के साथ पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेगा एम्स के पैरामेडिकल एंड एम्स के बीएससी नर्सिंग के प्रिपरेशन का फुल पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो अगर अब भी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स के लिए एंड मॉडल पेपर जो मैं यहाँ पे रोज सॉल्व कराती हूँ, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, तो आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे साथ मिलके मॉडल पेपर और भी ज़्यादा पहले इसके पहले जो है सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं जो करेक्ट ऑप्शन है उसको तो एक्सप्लेन करती हूँ, बट जो ऑप्शन इनकरेक्ट है उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आज जो क्वेश्चन आ रहा हो वो तो ठीक है, अंडरस्टूड है कि हाँ मैंने वो आपको बता दिया, बट हो सकता है कई बार आपसे जो है जो ऑप्शंस इनकरेक्ट है उनमें से जो है क्वेश्चंस बन के आ जाए, तो आपको जो है सारी चीज़ों की, सारे ऑप्शंस की जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द लैक ओपेरॉन द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इज। सबसे पहले जो हमारा लैक ओपेरॉन है, ठीक है, लैक ओपेरॉन, जो लैक वर्ड है बेटा वो डिराइव हुआ है लैक्टोस से। इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी लैक्टोस। अब लैक ओपेरॉन क्या होता है बेटा? एक सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, जो लैक्टोस का ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म होता है ई कोलाई के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं लैक ओपेरॉन सिस्टम। अब बेटा होता क्या है कि हमें बोला है कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल होता क्या है। तो बेटा जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल है वो ओपेरॉन को ऑन करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये प्रमोटर होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है तो यहाँ पे मौजूद होता है ओपेरॉन के पास हमारा प्रेजेंट होता है रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ना उसे ट्रांसक्रिप्शन करने नहीं देता है, क्योंकि वो वहां पे बैठा हुआ है आके। पर बेटा जैसे ही लैक्टोज की एंट्री होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो जो स्मॉल अमाउंट है उसमें से कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में। ठीक है, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होते ही वो अपना शेप चेंज कर देता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और क्या करता है, जैसे ही वो बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, तो इस बाइंडिंग की वजह से जो रिप्रेसर है उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, और वो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, ठीक है, ओपेरॉन के पास, वहाँ पे नहीं बैठ पाता, तो वो वहाँ से साइड हट जाता है। अब उसके बाद हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है उसे बहुत अच्छी से जगह मिल जाती है ताकि वो क्या कर सके, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर सके। ठीक है, ग्लूकोज की मैं अगर बात करूं बेटा, जो ग्लूकोज होता है बेटा वो एक एनर्जी सोर्स होता है, और अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना तो लैक ओपेरॉन जो है वो ऑफ हो जाता है बेसिकली, या फिर एक लो लेवल जो है उसके ऊपर आ जाता है, कैटाबोलाइट हमारा रिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा गैलेक्टोज की, तो बेटा गैलेक्टोज जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, लैक्टोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये उसका प्रोडक्ट होता है, ना तो ये इंड्यूसर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। परमिएज की बेटा मैं अगर बात करूं तो परमिएज बेटा एक एंजाइम होता है जो कि प्रोड्यूस होता है लैक वाई जीन से। यहाँ पे मैंने आपको 3 जीन्स बताया, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। तो लैक वाई जीन से प्रोड्यूस होता है परमिएज एंजाइम, ठीक है, जो कि हेल्प करता है लैक्टोज को ताकि वो सेल के अंदर उनकी एंट्री हो सके। और बेटा ये कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है, ना ही कोई इंड्यूसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन प्रोफेज 1 ऑफ मायोसिस इज। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोफेज 1 होता है, ठीक है, प्रोफेज 1 के अंदर हमारे 5 जो है स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक बेटा ट्रिक है, अगर आपको उस ट्रिक से याद रहे, ठीक है, मैंने तो इसी ट्रिक से याद किया हुआ है। द ट्रिक इज लता जरा पानी दे दो। ठीक है, दिस ट्रिक इज दिस। हमारा बेटा जो ऑप्शन फर्स्ट है दैट विल बी द करेक्ट। एल लता से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकेटीन, दे से डिप्लोटीन और दो से डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो हमारा बेटा जो प्रोफेज 1 होता है ना, सबसे लॉन्गेस्ट होता है ये एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं फेज होता है मायोसिस का, और हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हमारा ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे हमारे जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गए क्योंकि वो आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा लेप्टोटीन में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट है, लेप्टोटीन में जो जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो विजिबल होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। देन मैं अगर जाइगोटीन की बात करूं, तो जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग करने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है, अभी हो सकता है मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ, जो भी क्वेश्चन बताया, इसके अंदर क्या हुआ कि सीरीज पूछ लिया आपसे कि सीरीज बताओ कि कौन सी सीरीज में जो है इसके फेजेस जो है फर्दर जो स्टेजेस हैं वो आपको सीक्वेंस में अलाइन करने हैं। बट पेपर में कई बार क्या होता है, ये हर स्टेजेस जो जितने भी हैं, जाइगोटीन हो गया, पैकेटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया, डाइकाइनेसिस हो गया, इन सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटीन फेज में हमारा होता है। फिर मैं बेटा पैकेटीन की बात करूं, पैकेटीन जो होता है जो क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो हमारी होती है पैकेटीन स्टेज में। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं, हमारा नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में जो हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसॉल्व होने लग जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा चियाज़मेटा होता है वो विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि चियाज़मेटा जो फॉर्मेशन होती है वो कौन से स्टेज पे होती है। उसके बाद आता है बेटा हमारा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो चियाज़मेटा यहाँ पे बना था हमारा डिप्लोटीन में, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, हमारा टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। होता क्या है कि जो नॉर्मल सेल्स है ना वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से एग्जिबिट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो बढ़ना बंद कर देते हैं जैसे ही वो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, वो एक सिंगल लेयर बनाते हैं। बट बेटा कैंसर सेल्स जो होता है ना वो बहुत ही ढीठ किस्म का सेल होता है, वो क्या करता है, वो ये इस प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। वो क्या करता है, डिवाइड करता ही रहता है, करता ही रहता है, और एकदम से ना बहुत ज्यादा भीड़ सी बना देता है। तो उससे क्या होता है, एक हमारा ट्यूमर बन जाता है। यानी कि जो जितने भी सेल्स हैं, सपोज अब भैया वो डिवाइड करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं किसी के लिए भी। तो भाई जब रुकेंगे नहीं तो क्या होगा, वहां पे बहुत सारे सेल्स का जो मास है वो इकट्ठा हो जाएगा, और वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा अगर मैं बात करूं मेटास्टेसिस की, मेटास्टेसिस जो होता है ये एबिलिटी है कैंसर सेल्स की टू ब्रेक अवे फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है, और स्प्रेड कर देना इसको डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से वाया ब्लड या फिर लिम्फ से। तो मेटास्टेसिस क्या होता है कि हम कैंसर सेल्स जो है प्राइमरी ट्यूमर को ब्रेक कर देता है और फिर आगे जो है मतलब अपना फैलाने लगता है और ज़्यादा सेकेंडरी ट्यूमर और फर्दर जो है वो बनाने लगता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आपको पता ही है, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो नॉर्मल जो है इग्नोर करते हैं स्टॉप को, और इनडेफिनेटली जो है ये ग्रो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो दिक्कत आती है, इसीलिए तो ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। लॉस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस बेटा, एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है बेटा प्रोग्राम सेल डेथ। नॉर्मल सेल में क्या होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है अगर वो डैमेज होते हैं, अगर उनको कोई हानि पहुंच रही है, कोई नुकसान हो रहा है। बट बेटा कैंसर सेल जो होते हैं ना वो काइंड ऑफ इमॉर्टल हो जाता है, यानी कि अमर हो जाते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी
प्रोग्राम सेल डेथ जैसी चीज जो है वो होती ही नहीं है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी भी क्या है, लूज हो जाती है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या होता है कि हमें पूछा था कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है पेपर में, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि नॉट आप पढ़ते ही नहीं हो, और जब आप नॉट नहीं पढ़ोगे तो आप तो देखते ही कोई भी जो आपको सही लगेगा वो टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो क्वेश्चन में नॉट, एक्सेप्ट, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिंकर डीएनए इन अ न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद विच हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा जो ऑप्शन डी है H1, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा होता क्या है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए वो पैकेट होता है एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बीड हम किसको बोल रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम को बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कोर को बोलते हैं, जिसमें हमारे 146 डीएनए के बेस पेयर होते हैं, जो कि हमारे हिस्टोन जो ऑक्टामर है ना उस पे ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सराउंड करते हैं। तो बेटा लिंकर डीएनए जो होता है ना वो इन बीड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और H1 जो हिस्टोन होता है वो एक बेटा क्लैंप की तरह काम करता है और बाइंड करता है टू द साइट जहाँ पे डीएनए एंटर करते हैं या फिर बेटा डीएनए जहाँ पे एग्जिट होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ H2A, H2B एंड H3B, बेटा ये जो 4 प्रोटीन्स होते हैं ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। कोर जो हमारा रहता है ना उसको ये बनाते हैं, जो हमारा न्यूक्लियोसोम का कोर है। ठीक है, और ये कोर हिस्टोन्स होते हैं बेटा, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोर हिस्टोन्स, नॉट द लिंकर वंस। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ट्राइपाल्मिटीन, यानी कि फैट, यहाँ पे इसने लिख दिया है। अगर आप लोगों ने इन जनरल भी एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी होगी तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ट्राइपाल्मिटीन फैट, मतलब फैट होता है ये। तो हमारा जो क्वेश्चन जो ऑप्शन 0.7 है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है। तो जितना भी हमारा CO2 इवॉल्व होता है अपॉन में O2 कंज्यूम, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RQ भी लिखते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो बहुत क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे ट्राइपाल्मिटीन, ये बेटा क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन पुअर होते हैं, इनमें ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, पुअर होता है, यानी कि इनको सिग्निफिकेंटली ज्यादा एक्सटर्नल ऑक्सीजन चाहिए होता है ताकि वो फुली ऑक्सीडाइज्ड हो पाए। ठीक है, तो बेटा हमारा जो 0.7 है वो हमारा राइट आंसर होगा। 1 की मैं बात करूं तो बेटा 1 जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, और यहाँ पे क्या है, CO2 जो प्रोड्यूस होता है, CO2 जो इवॉल्व होता है वो इक्वल होता है O2 कंज्यूम के। जो 0.9 होता है ये टिपिकली होता है प्रोटीन्स के लिए, और 1.4 जो होता है वो टिपिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसका रोल रहता है। ठीक है, जहाँ पे या फिर ऑर्गेनिक एसिड जैसे मैलिक एसिड जो है सबस्ट्रेट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है किसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, कौन सी इकोसिस्टम की। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा क्या होता है, जो NPP होती है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो क्या होती है, रेट होता है जिसपे प्लांट जो है नेट यूजफुल केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन से रेट पे जो प्लांट है वो यूजफुल केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ना वो क्या होता है, उनकी हाईएस्ट हमारी NPP होती है, क्योंकि उनके पास ना बहुत ज़्यादा एक आइडियल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन किस चीज़ के लिए होती है, पूरे साल उनके पास आइडियल कंडीशन रहती है, उनके पास रहता है बेटा हाई टेम्परेचर। ठीक है, रेनफॉल जो है वो अबंडेंट में रहता है, उनको कोई किस चीज़ की कमी नहीं आ रही होती है। ठीक है, उनके पास बेटा सनलाइट रहता है। ठीक है, सनलाइट की भी दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, सनलाइट रहता है, सब चीज़ें रहती हैं,
तो इससे क्या होता है, उनका कॉन्टिन्यूसली फोटोसिंथेसिस जो है वो होता रहता है। कोरल रीफ की बात करूँ, ये भी हाईली प्रोडक्टिव होते हैं पर यूनिट एरिया, बट ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से सेकंड आता है, यानी कि पहले हमारा नंबर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है हमारा कोरल रीफ्स। ग्रासलैंड्स की मैं अगर बात करूँ, ग्रासलैंड्स के जो है हमारे बेटा लोअर एनपीपी होते हैं, क्योंकि उनमें रेनफॉल भी कम होता है और सीजनल जो ग्रोथ साइकिल्स होती हैं रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में वो भी हमारा उस तरीके से चीज़ें हमारी रहती है। ठीक है, फिर मैं ओशंस की बात करूँ, ओशंस की जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, बट जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, यानी कि इसका साइज ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होगी, वो मैंने मान लिया, बट पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी लिमिटेशन होती है बहुत ज़्यादा गहराई वाले पानी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज। पहली बात तो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब हम दो पेयर्स, ठीक है, हमने दो पेयर्स लिया है ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है, दो पेयर्स लिया है हमने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का। अब बेटा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कुछ भी हो सकते हैं, वो ये हो सकता है कि हमने सीड शेप एंड सीड का कलर ले लिया हो, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग। उसके बाद हम क्या होता है, जो मेंडल जो होते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्या बोलता है कि जो हमारे अलील्स हैं डिफरेंट ट्रेड्स के, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गैमीट्स को इंडिपेंडेंटली। तो बेटा जब F2 जनरेशन होगा तो जितने भी फिनोटाइप होंगे उसका रेशियो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9:3:3:1। होता क्या है, 9 वाला जो होता है इसमें हमारे सारे जो है बोथ डोमिनेंट रहते हैं, 3 जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक डोमिनेंट रहता है, ठीक है, और एक हमारा रिसेसिव रहता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे क्या होता है, अदर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव, और यहाँ पे क्या है, सारे के सारे रिसेसिव होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, उसके अलावा क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करूँ 3:1 रेशियो की, तो बेटा जो 3:1 होता है ना वो फिनोटिपिक रेशियो होता है किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेट की हमारी बात करी जा रही है। 1:2:1 बोलूँ तो बेटा ये जीनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड ही क्रॉस का। 1:1:1:1 बोलूँ तो ये जो है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है। ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछी जाती है तो उस केस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच हार्मोन एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स टू स्टिमुलेट स्पर्मियोजेनेसिस। हमारा जो ऑप्शन बी है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। होता क्या है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये डायरेक्टली एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल्स भी बोलते हैं टेस्टिस की, और इसकी जो स्टिमुलेशन होती है वो क्या करती है, जो FSH की स्टिमुलेशन है वो सर्टोली सेल को क्या बोलती है कि भैया सिक्रीट करो फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स को सिक्रीट करो जो कि एसेंशियल हैं स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और स्पर्मियो मतलब स्पर्म के बारे में बात कर रही है। तो जो भी हमारा फाइनल डेवलपमेंट होता है स्पर्म का, ठीक है, जहाँ पे जो हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं बेटा, स्पर्मेटिड्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ LH की, तो बेटा जो LH होता है वो एक्ट करता है लीडिक सेल्स पे। ठीक है, लीडिक सेल्स पे एक्ट करता है, ना कि सर्टोली सेल पे, और ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अगर मैं GnRH की बात करूँ तो बेटा ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये ट्रिगर करता है ताकि FSH एंड LH जो है वो रिलीज हो सके। ये डायरेक्टली जो है टेस्टिस पे काम नहीं करता है, एक्ट नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली इसका रोल होता है, क्योंकि LH और FSH को क्या करता है, रिलीज करवाने में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन की बात करूँ बेटा, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है प्राइमरीली जो है ये इन्वॉल्व होता है बेटा चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एंड इन्वॉल्व होता है मिल्क इजेक्शन के लिए फीमेल्स के अंदर। ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ लीचिंग इन डीकॉम्पोजिशन रेफर्स टू।
तो हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लीचिंग का क्या मतलब होता है कि हमारा जो बेटा डीकॉम्पोजिशन में ना वैसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि लीचिंग में क्या होता है। बेटा लीचिंग स्पेसिफिकली ऐसे मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे जितने भी हमारे वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है बेटा वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डेट्रिट्स, ठीक है, सॉइल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर देते हैं, प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट्स के फॉर्म में जो है वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है ऑप्शन, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, तो बेटा ये जो डिस्क्राइब कर रहा है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है फ्रेगमेंटेशन को, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि किया जाता है मेनली अर्थवॉर्म्स के द्वारा, ठीक है, कि हमने क्या किया, डेट्रिट्स जो भी हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, मतलब फर्स्ट स्टेप डिकम्पोज होने का, और ये किसने करवाया, ये करवाया अर्थवॉर्म ने। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिट्स, ठीक है, ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये होता है कैटाबॉलिज्म। बेटा कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस की, ठीक है, जो बेटा ह्यूमस होता है इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द एंटीजन, ठीक है। पहली बात तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, हमारा जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसने पूछा है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का कौन सा जो हमारा पार्ट है वो बाइंड करता है एंटीजन से। तो मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं, एक सेकेंड, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे होते हैं वेरिएबल रीजन, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज वेरिएबल रीजन, ठीक है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। उसके अलावा इधर हमारे क्या होते हैं, हैवी चेन होते हैं इस तरफ में, ठीक है, और उसके अलावा बेटा यहाँ पे ये वेरिएबल रीजन होता है और ये वाला हमारा होता है कांस्टेंट रीजन, ठीक है। तो बेटा हमारा जो भी एंटीबॉडी होता है वो एक वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे। ये जो वाई होता है इसमें क्या होता है, वाई जो होता है, टिप्स जो होती है वाई की वो कंटेन करती है वेरिएबल रीजन, ठीक है, और ये जो एरिया होती है ये इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, जो कि एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह से फिट हो जाते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर बेटा पैराटॉप भी बोलते हैं। तो आप लोगों से हो सकता है एंटीजन बाइंडिंग साइट के अलावा पूछ ले कि पैराटॉप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट रीजन की, तो ये जो होता है, ये जो एंटीबॉडी का पार्ट होता है वो आइडेंटिकल होता है अक्रॉस द सेम क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, और ये जो है एंटीजन से बाइंड नहीं करता है, ठीक है। ये जो है बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को डिटरमाइन करता है फॉर डिस्ट्रॉइंग द एंटीजन। डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करूं तो ये जो है हैवी एंड लाइट जो दोनों चेन्स होते हैं इनको ये एक साथ बॉन्ड करके रखता है, ठीक है। ये जो है एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं करता। अगर मैं एफसी रीजन की बात करूं तो ये जो होता है ये टेल होता है एंटीबॉडी का जो इंटरेक्ट करता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग में इसका रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, द टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है पीसीआर, पीसीआर जो है वो हमारा राइट आंसर आएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है पीसीआर की, तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इन्होंने क्या पूछा है कि द टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है वो एक बायोलॉजिकल टेक्निक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं स्पेसिफिक डीएनए का। यहाँ पे क्या होती है, रिपीटेड साइकिल्स चलती हैं, ठीक है, हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं, न्यू डीएनए को बनाते हैं, और कौन से एंजाइम की हेल्प से बनाते हैं, वो हम बनाते हैं टैग पॉलीमरेज की हेल्प से।
अगर मैं बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो डीएनए को सेपरेट करने की टेक्निक होती है, ठीक है, डीएनए को सेपरेट करने की टेक्निक होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज, ठीक है, उसको कॉपी नहीं करती है वो। सदन ब्लोटिंग की बात करूं बेटा, सदन ब्लोटिंग जो होती है वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, उसको एम्पलीफाई नहीं करती है, ठीक है, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो मेनली होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि कुछ यूनिक पैटर्न्स जो होते हैं डीएनए को उनको आइडेंटिफाई करने का ये काम करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस? बेटा हमसे पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इन एन एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी एम्ब्रियो सैक का डायग्राम याद होगा, हमारे यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, अगर आपको याद हो। अब यहाँ पे क्या होता है, एग सेल होता है ना, इधर हमारे सिनर्जिड्स होते हैं, और ये जो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। ये हमारे बेटा पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये हमारे होते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इन एन एम्ब्रियो सैक। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, ठीक है। ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं इसके माइक्रोपाइलर एंड पे होता है जो, अब यहाँ पे इसका प्राइमरी रोल क्या होता है, ये क्या करता है बेटा, केमिकल सिग्नल को सिक्रीट करता है, ठीक है, जिससे क्या है, पॉलन ट्यूब जो है उसे ये पता चल सके कि हाँ मुझे यहाँ इस तरफ से एंट्री करनी है, ताकि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली पूरा हो सके। जो हमारा अलग ऑप्शन है प्रोटेक्ट द एग सेल्स, तो बेटा जो सिनर्जिड्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं एग सेल से, तो जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो केमिकल गाइडेंस देते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेनली रोल होता है वो सिनर्जिड्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं एग सेल के, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं, ऊपर एग सेल है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की मैं अगर बात करूँ तो एंडोस्पर्म जो है बेटा यहाँ पे ये जो हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ एक मेल गैमीट फॉर्म करके एक ट्रिपल न्यूक्लियस पेन प्राइमरी जो है हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसको फॉर्म करता है। हेल्प इन ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है बेटा वो सेंट्रल सेल में होता है ना, ना कि फिलीफॉर्म अपरेटस के मतलब जो सिनर्जिड्स हैं उसके अंदर नहीं होता, ठीक है। अब बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो जब मैंने स्टार्ट की थी मैंने तभी बता दिया था कि मैं जब भी कोई मॉडल पेपर जो है सॉल्व कराती हूँ तो मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ, मैं आपको उसका लॉजिक बताती हूँ कि मैं आपको क्यों देती हूँ। बेटा पहली बात तो ये है कि मैं जब आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हूँ तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत सिंसियर हैं, आई नो दैट, ठीक है, क्योंकि मुझे पिछले जो भी वीडियोस हैं उनके कमेंट सेक्शन पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि आप लोग जो है बहुत सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से कमेंट पे आंसर मतलब जो भी हमारा मैंने वीडियो बनाई है उसके कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से आप आंसर करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ कौन कौन से बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको जो भी होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जो है यूट्यूब के जो भी ये वीडियो अभी आपके पास आएंगी तो आप उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि राइट आंसर क्या है, ताकि मुझे ये पता चल पाए, एटलीस्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये मुझे पता चल पाए कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी रिविजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है दैट विल बी द होमवर्क क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है दैट विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसको करके लाना है क्वेश्चन को और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। जो भी बच्चे जिन्होंने भी पिछले मॉडल पेपर्स में कमेंट किया है वो तो मुझे पता ही है कि कौन कौन से बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आप लोग जो है बहुत ही सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर और भी जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो भी ये चाहते हैं कि हाँ और ज़्यादा मैं मॉडल पेपर्स को लेकर आऊँ और ज़्यादा आपके साथ डिस्कशन करूँ, तो आप लोगों का मुझे भी मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग जितने ज़्यादा आंसर्स को सॉल्व करेंगे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग जो हैं आपको ये मेरी वीडियो जो भी है वो हेल्पफुल लग रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, द टर्म मॉलिक्यूलर सिजर्स रेफर टू। तो हमारा जो ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? एक तरीके के हमारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि डीएनए को कट करने के लिए हेल्प करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। जैसे सपोज ये एक डीएनए है, तो सपोज ATGC, GUAC, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि हमारे फर्दर जो है यहाँ पे ये अटैच्ड हैं। तो अब एक पर्टिकुलर सेगमेंट, उसके बीच में अगर हमें कट लगाना है कि सपोज ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में, तो उसके लिए हमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद लगती है, जिससे हम लोग एक स्पेसिफिक साइट पे और एक बहुत ही अच्छे हाई प्रिसीजन की मदद से उसे कट कर पाते हैं, और इसे हम लोग पॉपुलरली मॉलिक्यूलर सिजर भी बोलते हैं। डीएनए लाइगेज की बात करूँ तो बेटा इसे हम लोग ना मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, क्योंकि ये जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है। पॉलीमरेज की बात करूँ तो ये सिंथेसिस के लिए यूज होता है, ये सिंथेसाइज करता है या फिर पॉलीमराइज करता है न्यू डीएनए या फिर आरएनए स्ट्रैंड को, ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। हेलिकेज की बात करूँ तो ये जो है अनवाइंड करता है या फिर हम कह सकते हैं अनजिप करता है, किसको? जो भी हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बेटा, ये जैसे ऐसे होते हैं, तो उसको ये अलग कर देता है, ठीक है, अनजिप कर देता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटिन यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो हमारा जो ऑप्शन ए है मोनास्कस परप्यूरस यीस्ट, ये हमारा राइट आंसर है। बेटा स्टेटिन जो होता है, स्टेटिन यहाँ पे दिस इज अ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, बायो एक्टिव ये मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्ट करता है एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, फॉर द एंजाइम जो भी कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये कॉमर्शियली प्रोड्यूस होता है बाय यीस्ट मोनास्कस परप्यूरस। तो कोई भी जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कर रहे होते हैं उसको ये क्या करता है, उसका ये आप लगा लो दुश्मन होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो होता है बेटा, ये बैक्टीरिया होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है हमारा ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। हो सकता है ना कि आज आपसे पूछा हो स्टेटिन के बारे में, आपसे कल क्वेश्चन में या फिर आपके एग्जाम में ब्यूटारिक एसिड पूछ सकता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। एसिटोबैक्टर एसिटाई बेटा एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन करता है, विनेगर, ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है, ये फंगल, जो भी फंगस होता है ये प्रोड्यूस करता है साइक्लोपोरीन ए, ठीक है। ये बेटा एक इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह ये काम करता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा जो राइट आंसर आएगा आएगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालॉगस ऑर्गन होता क्या है। एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिनका जो ओरिजिन हुआ है, जब वो जहाँ से भी वो, मतलब आप कह सकते हो जिनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, तो डिफरेंट होता है वो, ठीक है, ओरिजिन उनका डिफरेंट होता है, बट एक जगह पे रहते रहते वो क्या है, या फिर एक सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते रहते वो सेम फंक्शन जो है परफॉर्म करने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो बेटा ये जो हमारी तितली, बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं, बर्ड के विंग्स हैं, ठीक है, ये दोनों, बटरफ्लाई बेटा इनवर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं, बट इनके पास विंग्स होता है फ्लाइट के लिए, यानी कि उड़ने के लिए, बट इनके जो बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। जो हमारा होमोलोगस ऑर्गन होता है वो इससे टोटली डिफरेंट होता है। होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होता है बेटा, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे उनका ओरिजिन हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है, दैट इज सिमिलर, बट फॉर वट एवर रीजन्स वो जो है अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं बेटा बात करूँ फोर लिम्स ऑफ वेल एंड बैट, तो बेटा ये होमोलोगस ऑर्गन है, इनका जो आप कह सकते हो यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब कुछ सिमिलर है, बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक जो है वो स्विमिंग में काम आता है, और एक जो है हमारा उड़ने के काम आता है, जो फोर लिम्स है बैट के। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया बेटा, ये जो है टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकर बेटा, ये सब भी होमोलॉगी के एग्जाम्पल है। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स बेटा, एक कॉमन स्ट्रक्चर को ये जो हमारा कह सकते हैं हार्ट जो है वो शेयर करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है ये होमोलॉगस कहलाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। तो हमारा जो ऑप्शन बी है PEP, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्या है इसमें बेटा, जो हमारा C4 प्लांट है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कार्बन फिक्सेशन होता है, ठीक है, हमारा कार्बन फिक्सेशन होगा, और वो किसके अंदर होता है, हमारा होता है मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में हमारा CO2, हमारा जो कार्बन है वो फिक्सेशन होता है। यहाँ पे जो CO2 है, ठीक है, वो एक्सेप्ट होता है बाय 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग बोलते हैं PEP, ठीक है। तो हमसे यही पूछा हुआ है कि CO2 को एक्सेप्ट करने वाला पहला मॉलिक्यूल कौन सा है, ठीक है, प्राइमरी कौन एक्सेप्ट करता है, तो PEP उसे एक्सेप्ट करता है, ताकि वो उसे क्या फॉर्म कर सके, ताकि वो उसे बना सके OAA, यानी कि एक 4 कार्बन वाला एसिड बना सके, ठीक है। और ये जो है कौन से एंजाइम से होता है, कैटेलाइज्ड होता है, ये होता है बेटा PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। बेटा मैं अगर RUBP की बात करूँ तो ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C3 प्लांट्स में। तो आपसे पूछ सकते हैं ना कि C4 प्लांट में कौन सा होता है और C3 प्लांट में कौन सा होता है, यू मस्ट नो दिस थिंग। मैं इसलिए और जितने भी ऑप्शन है उनको बता रही हूँ आपको। OAA की बात करूँ, मैंने आपको बता दिया, OAA जो होता है ना बेटा, वो होता है हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। जो भी फिक्सेशन हो जाती है, जब पूरी फिक्सेशन हो गई है, जब पूरा प्रॉपर एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जब बनने की बारी आ गई है, तो उससे वो फॉर्म होता है OA। ये कोई एक्सेप्टर नहीं होता, दिस इज अ प्रोडक्ट। PGA की बात करूँ, ये बेटा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल का। तो हमने यहाँ पे इस ऑप्शन में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, C3 का भी, C3 जो हमारे प्लांट्स हैं उनका भी, C4 प्लांट्स हैं उनका भी, उनके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय विच क्रोमोसोमल जीनोटाइप। तो हमारा जो ऑप्शन बी है 47XXY, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ पे एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम हो जाता है मेल्स के अंदर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 46XY अब यहाँ पे हो जाते हैं 47, ठीक है, 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसका जीनोटाइप होता है XXY। तो फिजिकल ट्रेट जो होता है, बहुत ज़्यादा टॉल स्ट्रक्चर हो जाते हैं, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं इनके अंदर, स्टेरिलिटी हो जाती है। 45XO जो होता है बेटा, ये होता है टर्नर सिंड्रोम के लिए, ठीक है, जिसमें फीमेल मिसिंग होती है, 1X क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है फीमेल के अंदर। 47XXY जो होता है बेटा, दिस XYY, आई एम सो सॉरी, XYY, दिस इज जैकॉब सिंड्रोम, ठीक है। जैकॉब सिंड्रोम क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर मेल सिंड्रोम। आप देख सकते हैं कि एक वाई होता है जनरली मेल में, अगर दो दो वाई हो गया तो भाई मतलब तबाही हो गई बिल्कुल, मतलब सुपर मेल बन गया वो, ठीक है, सुपर मेल का उसके अंदर सिंड्रोम आ गया, जिसे हम लोग बोलते हैं जैकॉब सिंड्रोम, ठीक है। 44XX की बात करूँ, ये तो नोटेशन ही इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम SBE इज डेफिशिएंसी, SBE डेफिशिएंसी लेड्स टू, क्वेश्चन नंबर 19। हमारा जो ऑप्शन बी है रिंकल्ड सीड्स, ये हमारा राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन जो है बेटा मेंडल के एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल ने पी मटर के दानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ना, उससे रिलेटेड है। SBEI जो हमारा होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, वो रिजल्ट वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ब्रांच स्टार्च में, यानी कि अमाइलोपेक्टिन में, ठीक है। जब एंजाइम जो है कमी होती है, इसकी डेफिशिएंट होती है, तो जो अनब्रांच स्टार्च होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है, जो सीड होता है वो ज़्यादा पानी को रिटेन करने लगता है। इस वजह से जो सीड है वो इवेंचुअली ड्राई हो जाता है और ज़्यादा ही श्रिंक करने लग जाता है, जिसकी वजह से रिंकल्ड जो है वो अपीयरेंस आने लगती है, ठीक है। तो बेटा ये हमें बताना था कि SBE एंजाइम की मतलब डेफिशिएंसी में क्या होता है, ठीक है। राउंड सीड जो होता है बेटा, ये तो जब SBE एंजाइम एक्टिव होता है, नॉर्मली फंक्शन होता है, तब फॉर्म होते हैं। येलो सीड्स की बात करूं तो ये सीड कलर जो है डिटरमाइन होता है दूसरे सेट ऑफ जीन्स से, ये स्टार्च ब्रांचिंग वाले से अनरिलेटेड है। टॉल प्लांट्स की बात करूँ, ये बेटा LE जीन से कंट्रोल होता है, जो कि जिब्रेलिन के लेवल को इफेक्ट करता है, ना कि स्टार्च के लेवल को, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ, राइट। तो एक क्वेश्चन में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपका बेटा होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करना है, और आपको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल पाए। ये वाला क्वेश्चन बेटा आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पहले भी देखी होंगी मॉडल पेपर की, तो ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करेंगे और उन्हें ये आंसर पता होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच क्वेश्चन नंबर 21, विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन सी है कैल्शियम, ये तो वैसे भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कि क्या हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात हो रही है तो राइट आंसर होगा कैल्शियम, हमारा राइट आंसर होगा। बेटा कैल्शियम क्या करता है, ये ट्रिगर होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो बेटा जैसे ही नर्व इम्पल्स, ठीक है, कोई भी हमारी नर्व इम्पल्स जो है वो आती है मसल के पास, ठीक है, तो क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो आयन है वो बॉन्ड कर जाता है ट्रोपोनिन के साथ। ठीक है, ट्रोपोनिन के साथ ये बॉन्ड कर जाएगा और फिर वो क्या कर देगा, ट्रोपोमायोसिन को उसके जो भी जगह है उससे हटा देगा, और जिसकी वजह से ये क्या है, बाइंड कर जाएगा जो मायोसिन का हेड है। ठीक है, मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड कर जाएगा किसके साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कॉज हो जाएगी। ठीक है, सोडियम की बात करो बेटा, सोडियम जो होता है, या फिर अगर हम बात करें पोटेशियम की, ये जनरली जो होते हैं वाइटल होते हैं। इसलिए वाइटल होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल में इनका मेन बेटा रोल हम कह सकते हैं। ठीक है, अलोंग द नर्व एंड मसल मेम्ब्रेन, बट ये डायरेक्टली ट्रिगर नहीं करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म को मसल सेल के अंदर। मैग्नीशियम की मैं अगर बात करूं, मैग्नीशियम जो होता है वो मसल रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, हमसे इसमें क्वेश्चन किया गया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करी गई है, तो जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो हमारा मसल रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसका जो प्राइमरी आप कह सकते हो, ये एक कोफैक्टर होता है फॉर द एटीपेज एंजाइम, जो कि एटीपी को ब्रेक करता है। ठीक है, बट कैल्शियम जो होता है वो स्पेसिफिक प्राइमरी आयन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि इनिशिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वॉज गिवन बाय। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने ये टर्म दिया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इन्होंने जब ये साउथ अमेरिका के जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इन्होंने ना एक विद इन अ रीजन एक ये ऑब्जर्व किया कि स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा मैं एरिया इंक्रीज कर रही हूँ उतने ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो नंबर्स हैं, उनकी जो वेराइटी है वो बढ़ती चली जा रही है, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कि अगर इतने से इतने में गए हैं तो जितनी यहाँ पे बढ़ी है स्पीशीज़ उतनी इतने से इतने में बढ़ेगी। एक सर्टेन लिमिट तक जो है स्पीशीज़ का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एडवर्ड विल्सन की मैं अगर बात करूँ तो इन्हें हम लोग सोशियो बायोलॉजी का फादर बोलते हैं, और इन्होंने जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसको पॉपुलराइज किया था, बट इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रॉबर्ट मे की बात करूं बेटा, रॉबर्ट मे जो होता है वो फेमस है। इन्होंने एस्टिमेट किया था स्पीशीज डाइवर्सिटी, इन्होंने बताया था कि करीबन 7 मिलियन स्पीशीज जो हैं, ठीक है, सजेस्ट किया था कि इतनी जो है स्पीशीज एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर। पॉल एनरिच की बात करूं, पॉल एलरिच जो है उन्होंने प्रपोज किया था रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, एक आपके मॉडल पेपर में ये वाला भी क्वेश्चन था, ये कि रिवर पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो किन्होंने दिया है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि एक बायोडाइवर्सिटी के क्या इंपॉर्टेंस होती है एक इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इन डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय। ठीक है, तो हमारा जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि कहीं भी वर्ड लाइगेज आता है तो लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उसको डीएनए लाइगेज जो है जैसे ही रेप्लिकेशन होती है तो लैगिंग वाला जो स्ट्रैंड होता है बेटा वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, तो हमारे स्मॉल चंक्स जो है छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो डीएनए लाइगेज जो है मैंने आपको ऊपर भी बताया मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है और इनको शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से जो है वो जोड़ देता है। ठीक है,
और एक कॉन्टिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बन जाती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है बेटा, इसका काम होता है रिमूव करना आरएनए प्राइमर को और इसको रिप्लेस कर देना डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से। प्राइमेज मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो है सिंथेसाइज करता है शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स को और रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। हेलिगेज मैं आपको बता चुकी हूँ, अनजिपिंग या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे जो भी डीएनए डबल हेलिक्स है, रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है उसमें क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिससे क्या है वो अनजिप हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज द हाईएस्ट फेलियर रेट, यानी कि किस गर्भ निरोधक विधि की विफलता दर सबसे अधिक है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिदम मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, प्राकृतिक विधि। पीरियोडिक एब्सिटेंस भी बोला जाता है इसको। ये जो होता है बेटा ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट करके ये हमारा जो प्रोसेस है कॉन्ट्रासेप्टिव का वो किया जाता है। तो ये जो है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारी वो इरेगुलर भी हो सकती है ड्यू टू स्ट्रेस, इलनेस और वट एवर रीजन्स, तो इसकी वजह से ये डिफ़िकल्ट है टू पिन पॉइंट कि हमारा सेफ पीरियड एक्चुअल में है कौन सा। ठीक है, क्योंकि क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आगे पीछे हो जाती है, बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो बेटा इसका जो टिपिकल फेलियर रेट होता है वो 20% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारा एक हाईएस्ट फेलियर रेट वाला मेथड होता है। ओरल पिल्स की बात करूँ तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, 91 से 99% जो है ये इफेक्टिव होता है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ कॉन्डम्स की, तो बेटा जो कॉन्डम्स होता है वो 82 से 98% ये इफेक्टिव होता है। और ये जो है STI, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है। वासेक्टॉमी जो होता है बेटा, वासेक्टॉमी जो है हम लिखा हुआ है पुरुष नसबंदी, ये क्या होता है, एक परमानेंट सर्जिकल मेथड है, यानी कि सर्जरी ही कर दी, इसको परमानेंट जो है स्टरलाइज कर दिया आपने मेल को। तो इसमें क्या होता है बेटा 0% फेलियर रेट है। ठीक है, आफ्टर द इनिशियल पोस्ट ओपी पीरियड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, JGA, juxtaglomerular apparatus, releases which hormone when blood pressure falls। हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है रेनिन, दैट विल बी द राइट आंसर। बिकॉज बेटा क्या होता है, जैसे ही ठीक है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो है या फिर वॉल्यूम जो है वो फॉल होता है, तो हमारा JGA जो है वो इसे सेंस कर लेता है, और JGA जब इसे सेंस करता है तो वो एक एंजाइम को रिलीज करता है, और वो जो एंजाइम होता है दैट इज रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है जो इवेंचुअली इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को। एंजियोटेंसिन की बात करूं तो बेटा ये जो है रेनिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, डायरेक्टली JGA से ये रिलीज नहीं होता। एल्डोस्टेरॉन की बात करूं तो ये रिलीज होता है बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक है, ADH की बात करूँ, दिस इज ADH जो है हमारा वैसोप्रेसिन, ये क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये रिलीज होता है बाय पोस्टीरियर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हेल्प करता है किडनी को कि वो रीएब्जॉर्ब कर पाए वाटर को। ठीक है, थ्रू, और ये जो है वर्क करता है अलोंग साइड, हम कह सकते हैं कि जो भी रेनिन रिएक्शन करता है, चेन रिएक्शन चलाता है RAS सिस्टम को टू रेज ब्लड प्रेशर। बट एक हमसे पूछा है कि JGA जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो उसका ऑप्शन हमारा आएगा रेनिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या बोलता है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक एसिड, दैट विल बी द राइट आंसर। होता क्या है कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसे हम लोग बेटा EMP पाथवे भी बोलते हैं, तो EMP पाथवे जो होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये, जिसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 कार्बन वाला हमारा मॉलिक्यूल होता है, और वो 2 मॉलिक्यूल में बन जाता है, यानी कि 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में अल्टीमेटली बन जाता है। और इस प्रोसेस को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये फर्स्ट स्टेप होता है इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है बेटा, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय हेक्सोकाइनेज। सिट्रिक एसिड की बात करूं तो ये बेटा फर्स्ट प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एसिटाइल कोए की बात करूं तो बेटा ये एक लिंक मॉलिक्यूल है जो कि फॉर्म होता है लिंक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, जब पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्लायोट्रॉपी रेफर्स टू, प्लायोट्रॉपी,
ठीक है। प्लायोट्रॉपी जो होता है हमारा आंसर आएगा वन जीन कंट्रोलिंग मेनी ट्रेट्स। प्लायोट्रॉपी जो होता है बेटा एक जेनेटिक फिनोमिना है जहाँ पे एक सिंगल जीन जो है बहुत सारे मल्टीपल हम कह सकते हैं ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोनेरिया। बेटा जो फिनाइल कीटोनेरिया होता है या फिर हम कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो क्या करता है, उसका एक सिंगल म्यूटेशन जो है बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसे कि स्किन के पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है, उसके अलावा मेंटल एबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, उसके अलावा अफेक्ट करता है हाइट को, ठीक है, या फिर हेयर ग्रोथ को, बहुत सारी चीज़ों को। मैनी जीन्स कंट्रोलिंग वन ट्रेट, बेटा इसके लिए हमारा आंसर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पहली बात तो पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं। जैसे ह्यूमन का स्किन कलर जो है बहुत सारे जीन्स मिलके सिर्फ एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंटरेक्शन ऑफ टू अलील्स, बेटा इसे हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं सिंपल डोमिनेंस भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोल सकते हैं, या फिर को डोमिनेंस, किसी के लिए भी हम रेफर करते हैं। लिथैलिटी ऑफ जीन जो होता है ये रेफर कर रहे हैं हम लीथल जीन्स के लिए जो बेटा डेथ कॉज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में अगर वो एक स्पेसिफिक जीनोटाइप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। तो बेटा एजोस्पाइरलम, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये तीनों की तीनों हमारे जो हैं बायो फर्टिलाइजर है। ऑप्शन जो आएगा ऑल ऑफ दीज दैट विल बी द करेक्ट। ये हमारे जो तीनों, ठीक है, तीनों जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में नेचुरली कंट्रीब्यूट करते हैं कि क्या हो सकता है जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर की नीड है उनको ये कम कर देते हैं, और ये क्या करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो होती है सॉइल में उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो हमारा एजोस्पाइरलम है बेटा वो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबीना जो है बेटा वो क्या है, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, जो कि स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनके पास जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। हेट्रोसिस्ट कंटेन करते हैं जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन, हमारा जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड जो बेटा ग्लोबल वार्मिंग होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब ज़्यादा एनहांस हो जाता है उसकी वजह से होता है। बहुत सारे गैस जो कंट्रीब्यूट करते हैं आई नो, बट कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्राइमरी ड्राइवर हम कह सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा मैसिव रोल होता है, ठीक है। जैसे कि हम पेड़ की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारे फ्यूल का कंबशन होता है तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है अर्थ सरफेस में, जिसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो बेटा ऑक्सीजन जो होता है वो रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल होता है, ये हीट वीट को ट्रैप नहीं करता। नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन जो है 78% ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इसी से बना हुआ है, बट इट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन ओजोन, तो ओजोन जो होता है ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, इसका प्राइमरी रोल क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोटेक्ट करना यूवी रेस से, ठीक है। और इंक्रीज हम कह सकते हैं कि नॉट इन द टर्म ऑफ मेन कॉज ऑफ करंट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तब अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एम्स का, जो हम आज मॉडल पेपर नंबर 5 कर रहे हैं। आज हम उसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ टंग इज कंट्रोल्ड बाय विच क्रेनियल नर्व, ठीक है, हमारा जो ऑप्शन सी है हाइपोग्लॉसल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्रेनियल नर्व 12 है ये प्योरली बेटा मोटर नर्व होता है और ये प्रोवाइड करता है मोटर सप्लाई को टू ऑल द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स, ठीक है, ऑफ द टंग, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है इसके अंदर, एक्सेप्ट किसे ये नहीं कर पाता, दैट इज पैलेटोग्लॉसस, ठीक है। मेकिंग इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, जो भी हमारे को बोलना होता है, फूड को मैनिपुलेट करना होता है, खाने को निगलना होता है, उसके लिए ये क्या है ईजी बनाता है चीज़ों को। ट्राइजेमिनल जो है बेटा ये क्रेनियल नर्व 5th, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारे फेस पे सेंसेशन हो रही होती है या फिर हम जैसे खाने को चबाते हैं, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेशियल की बात करूँ तो बेटा क्रेनियल नर्व 7 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, फेशियल एक्सप्रेशन को तो कंट्रोल करता ही है जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, और ये टेस्ट सेंसेशन देता है, ठीक है। वेगस की बात करूँ दिस इज क्रेनियल नर्व 10th, कोई भी हमारे जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, हार्ट का फंक्शन है, लंग्स का फंक्शन है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए होता है, ठीक है। तो बेटा अब हमने जो है मॉडल पेपर एम्स के मॉडल पेपर नंबर 5 के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं।
आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप जो है इस यूट्यूब जो भी वीडियो है इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इन जनरल भी आप बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अदरवाइज मैंने 2 होमवर्क तो आपको दिए ही हैं जो आपको सॉल्व करके यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 6 के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करिए, और जो भी कोई डाउट है उसे लेकर हमारे पास आइए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है नर्सिंग गुरुकुल, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।